खुदाई के शायद कैसा होता है, इस्तेमाल किया हमने।
अस्सलाम वालेकुम। इमरान इधर ही हो? जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। क्या हाल है? इंजॉयमेंट हो रही है ऑनलाइन में एंजॉयमेंट सर? भी है। नहीं सर, एंजॉयमेंट किस चीज़ की है? देखो ना, आते ही नहीं हो। 18 बच्चे आए हुए हैं अभी तक, और जो आए हुए हैं वो भी अभी लेटे हुए हैं, आंखें बंद की हुई हैं, सिर्फ जो है वो ओपन किया हुआ है। मैं अभी बस इनके कैमरे ऑन करवाने वाला हूँ। सर रमज़ान का आखिरी वीक है, तो देखते वो हैं तो मुझ, क्या होता वो मुझे पता है। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान का आखिरी वीक है, लेकिन आप लोगों है। की इंशाल्लाह जो जी, रिस्पॉन्सिबिलिटी सर है वो भी रेगुलर तो। हो जाएंगे ना। जी सर, जी रेगुलर सर जी। सर सहरी तक नींद आती नहीं है, ठीक है सर। उसके बाद नमाज पढ़ के उसके बाद फिर सोना होता है। तो इस वजह से ना मेरी खुद यही हालत है। हालांकि इनसे मैं क्या गिला करूंगा, मैं खुद ही हालांकि बाल बच्चेदार आदमी हूँ, तो सहरी तक ऐसे नींद ही नहीं ऐसे ही हमारे ख्याल में बाल बच्चेदार आदमी को नींद नहीं आनी चाहिए। आनी चाहिए सर, मतलब जल्दी सोना चाहिए। ठीक है, नहीं नहीं, अच्छी यार एक्चुअल के अंदर बस खैर है, अल्लाह ताला ख़त्म करने वाला है ये रमज़ान मुबारक भी, कोई इतना बड़ा वो नहीं था। बट स्टिल वी नीड टू मैनेज योर लाइफ एज वेल यार, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। अच्छा नहीं, आप जिन्होंने आना था आई थिंक वो आ चुके हैं, जिन्होंने नहीं आना वो अभी तक नहीं आए, इनकी अटेंडेंस लग देख के मुझे बता देना, ठीक है। अच्छा, नाउ वी आर गोइंग टू implement some of the passive filters, right, which we need in the demodulation of the submodulation techniques। मतलब हम लोगों को जो फिल्टर्स होते हैं फिजिकली तौर पे जो चाहिए होते हैं वो पैसिव फिल्टर या एक्टिव फिल्टर लगे हुए होते हैं। वी आर गोइंग टू लर्न and we are going to implement today the passive filters in multisim software। get it? पैसिव फिल्टर्स क्या होते हैं? व्हाट आर दी पैसिव फिल्टर्स? अब ये आप लोगों ने, मुझे याद है आप लोगों को मैंने या किसी और ने सेकंड सेमेस्टर में भी करवाए थे। आज हम लोग पैसिव फिल्टर्स में लो पास और हाई पास भी करेंगे, और उसके साथ साथ हम बैंड पास और जो है वो बैंड रिजेक्ट फिल्टर भी पढ़ेंगे। सेकंड ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर दोनों पढ़ेंगे। बट टेल मी, व्हाट इज पैसिव फिल्टर्स? पैसिव फिल्टर क्या होता है? What does it mean by passive filter? Anyhow, chalo. Passive filter is somewhat which use the passive components, right? For example, a resistor, capacitor, and inductor. These are the passive elements. The filter which made using the passive elements is called the passive filter, right? And the filter which is being made by the active elements like transistor, like operational amplifier, these type of filter is called the active filter, right? तो जो पैसिव एलिमेंट से मिलकर बने हुए होते हैं उनको हम पैसिव फिल्टर बोलते हैं। ओके, अब एक सिंपल लो पास फिल्टर क्या काम कर रहा हूँ, देखो ये चीज़ें हम लोगों ने पिछली लैब के अंदर मैंने आपको करवाई थी कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर, कि हमें डिमॉड्यूलेशन के प्रोसेस के ऊपर हमें फिल्टर की ज़रूरत होती है, जिसके अंदर हम लोग अपनी डिज़ायर्ड फ्रिक्वेंसी पास करवाते हैं, और जो हमारी अनवांटेड एलिमेंट्स होते हैं, अनवांटेड नॉइज या अनवांटेड फ्रिक्वेंसीज होती हैं, उनको हम क्या करते हैं, उनको रिजेक्ट करवाते होते हैं। तो ये किस के थ्रू हो रहा होता है? फिल्टर्स के थ्रू होता है। तो डिमॉड्यूलेशन प्रोसेस के अंदर हमारे पास फिल्टर लगे हुए होते हैं। तो एक लो पास फिल्टर का काम होता है कि लोअर फ्रिक्वेंसीज, जो भी आपकी डिजायर्ड लोअर फ्रिक्वेंसीज है, उनको पास करवाना, और जो हायर फ्रिक्वेंसीज हैं उनको रिजेक्ट करना। बट व्हाट शुड बी दी हायर? हाउ यू डिफाइन हायर फ्रिक्वेंसीज? मतलब एक लिमिट तो होगी कि उसके बाद वाली फ्रिक्वेंसीज को हम बोलेंगे दीज आर दी हायर फ्रिक्वेंसीज, और उससे पहले वाली फ्रिक्वेंसीज को बोलेंगे वो हम बोलेंगे कि दीज आर दी lower frequencies। As we talked earlier in the session when we talked about the filters in the MATLAB, हमने कहा था कि एक
कट ऑफ फ्रिक्वेंसीज होती है जो कि ये डिसाइड करती होती है किसी भी सर्किट के अंदर, किसी भी सर्किट के अंदर कि आपके सर्किट ने कैसे बिहेव करना है। और वो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी क्या होती है, दैट इज कॉल्ड द कट ऑफ फ्रिक्वेंसी। कट ऑफ फ्रिक्वेंसी इसको हम बोलते हैं कट ऑफ फ्रिक्वेंसी। एक मिनट, एक सेकंड में आपको by the way, who will tell me what is the difference between an amplifier and a filter? एक एम्पलीफायर में और एक फिल्टर में क्या डिफरेंस होता है? सर ये जो एम्पलीफायर होता है ना, जो भी हम सिग्नल उसको देते हैं ना इनपुट पे, उसको बढ़ा के पेश करता है। हाँ, और filter जो उसकी पावर को हमारे इंक्रीज कर पास, देता है। जी सर, और जो हमारे पास फिल्टर होता है ना, जो हम उसको सिग्नल देते हैं, उसमें से जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए होती है उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और बाकी सबको रिजेक्ट कर देते हैं। Get it? जो भी- Okay. What? Tell me one more thing. What will be the output of a filter? एक फिल्टर की आउटपुट क्या होगी, मतलब एक मैक्सिमम आउटपुट क्या होगी? Either it will be lower than the input or either it will be higher than the input. ग्रेटर होगी, लोअर होगी या बराबर होगी, हो सकती है। एक फिल्टर की बात कर रहा हूँ। देखो आपने एम्पलीफायर के बारे में बताया, द थिंग्स व्हिच इज गोइंग टू एम्पलीफाई योर सिग्नल, व्हिच एनहांस द पावर ऑफ द सिग्नल, दिस इज द एम्पलीफायर। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द फिल्टर, व्हाट इज द फिल्टर? व्हिच एक्चुअली पास योर डिजायर्ड सिग्नल टू द आउटपुट। इट्स मीन अगर वो पास करता है तो मैक्सिमम आउटपुट सिग्नल की इनपुट से बढ़ सकती है या नहीं? मैक्सिमम आउटपुट एक फिल्टर के अंदर इनपुट से इंक्रीज कर सकती है या नहीं? या मैं ये कह सकता हूं, या छोड़े, मैं इसको ऐसे डिफाइन करता हूं कि गेन होती है। तो गेन क्या हो सकती है एक सर्किट की? या ये वाला जो एक रिलेशनशिप आपने पढ़ा हुआ है, वी आउट डिवाइडेड बाय वी इन, ये कितना हो सकता है? वी इन, ये एक फिल्टर में कितना हो सकता है? इसकी हायर वैल्यू कितनी हो सकती है? सर फिल्टर में या तो 1 होगा या 1 से छोटा होगा ना। बहुत अच्छे, या तो 1 होगी या 1 से कम होगी। बट अगर यही चीज को अगर हम एम्पलीफायर में करें तो वो हमेशा 1 से ऊपर होगी। अगर हम प्योरली टॉक अबाउट दी कॉमन एमिटर एम्पलीफायर और दी क्लास ए एम्पलीफायर की बात करें तो उस केस में एम्पलीफायर का काम तो बेसिकली इनहेंस करना होता है सिग्नल को, तो वो हमेशा 1 से बड़ा होगा। बट इन केस ऑफ फिल्टर ये वैल्यू हमेशा क्या होगी? ये वैल्यू हमेशा या तो 1 होगी या 1 से लेस होगी। गेट इट? क्योंकि फिल्टर का काम चीजों को पास करवाना है, ना कि ये करना है कि एम्पलीफिकेशन करना है। तो फिल्टर ने या तो जो चीज आपने इनपुट पे दी हुई है उसी को पास करवा लेगा या उसी चीज को कुछ ना कुछ रिजेक्ट कर लेगा। तो इसका मतलब ये है कि इसकी हायर वैल्यू गेन की वो 1 होगी या 1 से लेस होगी। एक चीज याद रखिएगा। अब जो दूसरी चीज है, व्हाट थिंग विल डिसाइड द हायर फ्रीक्वेंसीज and the lower frequencies? Of course this is called the cutoff frequency. अब अगर आपके पास एक सर्किट है, ये एक सिंपल हाई पास फिल्टर है, सॉरी लो पास फिल्टर है, ये एक लो पास फिल्टर है। सिंपल एक रेजिस्टर एक कैपेसिटर, ये दोनों मिलके एक लो पास फिल्टर बना रहे हैं। जब हम आउटपुट कैपेसिटर से ले रहे हैं, इट्स मीन वी आर बेसिकली डिजाइन अ लो पास फिल्टर। जब हमने जब आउटपुट कैपेसिटर से ली, इसका मतलब ये हमारा स्लो पास फिल्टर है। ओके, टेल मी द mechanism and the current operation of this low pass filter, how it will pass the low frequency and it will reject the higher frequencies। मतलब समझ रहे हैं ना कि कैसे एक कैपेसिटर आउटपुट पे लगाने के बाद हायर फ्रीक्वेंसीज को रिजेक्ट करता है और लोअर फ्रीक्वेंसीज को पास कर रहा होता है। डू यू पीपल हैव एनी आइडिया कैसे? मतलब अब देखो, इसकी आउटपुट आपको दोनों साइन वेव भी मिलेंगी। अगर आपने इनपुट पे साइन वेव दी हुई है तो आउटपुट पे क्या मिलेगा? साइन वेव ही मिलेगी। बट इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा? या तो वो एग्जैक्टली इसके इक्वल होगी आउटपुट वाली, या इस एग्जैक्टली इससे कम होगी, छोटी होगी।
जो हम फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज करते जाएंगे, हायर फ्रिक्वेंसीज के ऊपर जितना भी सिग्नल आता जाएगा वो उसकी जो एम्पलीट्यूड होता जाएगा वो कम होता जाएगा. बट how can a capacitor basically decrease the amplitude of any signal at higher frequencies? How? अदिल मुझे माउस दे देना थोड़ी देर के लिए. जी भाई. हाँ जी भाई, 6 सेमेस्टर में पढ़े हुए हो, सेकंड सेमेस्टर का क्वेश्चन कर रहे किया है मैंने आप लोगों से भाई. अच्छा लुक, देखो देखो अब मैं एक चीज ड्रॉ करने लगा हूँ. आई थिंक यू पीपल आर वेल फेमिलियर विद दिस टाइप ऑफ this is frequency or this is the okay, this is the AV, इसको बोलता हूँ गेन ओके, और इसको मैं बोलता हूँ दिस इज द फ्रिक्वेंसी. और मैंने यहाँ पे एक पॉइंट डाल दिया जिसको मैंने कहा है दिस इज द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी. दिस इज टिपिकल response of a low pass filter. Get it? It just gives you a gain of 1. मैं इसको लीनियर स्केल के अंदर ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, मैं लॉगरिथमिक स्केल नहीं कर रहा, ठीक है. इट विल गिव यू अ गेन ऑफ 1 for a frequency up to fc, and after it will just attenuate your signal. इसका मतलब क्या समझ रहे हो? इस सिग्नल, ये जो मैंने एक चीज ड्रॉ की हुई है, इससे आपको क्या किस चीज समझ आ रही है? इससे आपको किस चीज की स्क्रीन में समझ आ सर रही आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही. है? वाह यार, हो रही है सर. यार शो हो रही थी भाई. पता नहीं मेरे पास नहीं हो रही, खाली ये नाम लिखा आ रहा है. इसलिए मैंने हो रही है दोबारा सर. ओके, मैंने कहा ये फ्रीक्वेंसी है और ये है गेन. ये उस दिन भी मैंने आपको समझाया था यार, इफ यू रिमेम्बर. ये ठीक है, ये है फ्रीक्वेंसी एफ सी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, और ये ए वी है. ए वी का मतलब है वोल्टेज गेन. गेट इट? वोल्टेज गेन का मतलब मैंने अभी आपको समझाया था. वोल्टेज गेन का मतलब है आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज. ओके, इस गेन ग्राफ शेयर से आपको किस चीज की समझ हो रही है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस ग्राफ? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? किस चीज की समझ आ रही है? अब ये एक्स एक्सिस के ऊपर फ्रीक्वेंसीज हैं. अच्छा, मैंने ये कहा कि ये एक्स एक्सिस के ऊपर फ्रीक्वेंसी है और वाई एक्सिस के ऊपर वोल्टेज गेन है. वोल्टेज गेन का मतलब है वी आउट डिवाइडेड बाय वी इन. ये आउटपुट पे है. तो आपको किस चीज की समझ आ रही है इस ग्राफ को शो कर? ये उस दिन भी मैंने एक्सप्लेन किया था, बट मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ. सर स्क्रीन शेयर की आपने? बेटा स्क्रीन शेयर हो रही है, मैंने स्क्रीन शेयर की हुई है. अभी नहीं हो रही सर. क्या हुआ एहसान? नहीं इशू है ना, नहीं हो रही, स्क्रीन नहीं शेयर.
यार शो हो रही है अभी स्क्रीन? हेलो? यस सर, अब जी हो सर, रही अभी हो रही है, अब हो रही है सर। जी सर हो रही है। ओके, ये ग्राफ आपको क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है? दैट इज 1, ये मैं कहता हूँ ए बी, ये जी, इस ये वाला जो ग्राफ है, इससे आपको किस चीज की समझ हो रही है, समझ आ रही है? एक्स एक्सिस के ऊपर फ्रीक्वेंसी है और वाई एक्सिस के ऊपर गेन है, मींस ए बी या वी आउट डिवाइडेड बाय वी इन, वी आउट डिवाइडेड बाय वी इन। ओके, इस ग्राफ से ये इंफॉर्मेशन मिल रही है कि एज वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स हायर फ्रीक्वेंसीज, जो जो हम इंक्रीज कर रहे हैं फ्रीक्वेंसीज देखो मैंने ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी डिफाइन करवा दिया, ये देखो हमने 0 से स्टार्ट किया। इस ग्राफ ये बता रहा है कि जो जो हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब जो लोअर फ्रीक्वेंसीज है उसके ऊपर जो आपकी गेन है वो किस के ऊपर स्टे कर रही है? तकरीबन 1 के ऊपर 1 है, मतलब वी आउट भी 1 है और वी इन भी 1 है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 डिवाइडेड बाय 1, आंसर 1 ही आ गया। इसका मतलब है जो गेन है उसकी वैल्यू 1 रह रही है एट लोअर फ्रीक्वेंसीज, बट जो जो हम इंक्रीज कर रहे हैं ये हम हायर फ्रीक्वेंसीज की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब है 0 से आगे अगर फ्रीक्वेंसी देंगे तो हम हायर फ्रीक्वेंसी की तरफ जा रहे हैं। जो जो हम इंक्रीज करते जा रहे हैं तो आप देखो कि सडनली आपके पास जो चेंज आ रही है इसके अंदर गेन के अंदर, वो ये आ रही है कि वो स्लोली स्लोली जो है डिक्रीज करती जा रही है, यहाँ पे गेट इट, कम होती जा रही है। एग्जैक्टली जो एक फ्रीक्वेंसी होती है जिसको हम बोलते हैं कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये वाली इसको हम बोलते हैं कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसके ऊपर जो गेन की वैल्यू बन जाती है दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.707 ऑफ वी इन। 0.707 ऑफ वी इन का मतलब क्या हो जाएगा कि अगर आपने इनपुट पे 1 वोल्टेज दी हुई है, अगर आपने इनपुट पे 1 वोल्टेज दी हुई है तो आउटपुट के ऊपर जो कि कैपेसिटर के अक्रॉस है वहां पे आपके पास जो वोल्टेज आ जाएगी एट एग्जैक्टली कट ऑफ फ्रीक्वेंसी 0.707 आ जाएगी। इस बात की मतलब समझिए आप लोग कि एग्जैक्टली जब आप कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे पहुंच जाओगे तो उस वक्त आपकी इनपुट का 70% आउटपुट के ऊपर अपीयर हो जाएगा। व्हाट डज इट मीन? अगर मैं इनपुट पे 10 वोल्ट देता हूं और जब मैं 10 वोल्ट दूंगा और फ्रीक्वेंसी को कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के इक्वल कर दूंगा तो उस वक्त आउटपुट के ऊपर कितनी वोल्टेज आनी चाहिए? 70.7। नहीं, 70.7% आनी चाहिए। तो 10 वोल्ट का 70.7% कितना हो जाएगा? 7.7 होगा सर। 7.07 आ जाएगा। गेट इट? 7.07। और ये वो वाली कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज होती है जहां पे आपकी वोल्टेज 70% आउटपुट पे अपीयर हो जाती है। गेट इट? इसको मत भूलिएगा। और उसके बाद यहाँ पे इसके बाद जो आपके पास जो चेंज आ रही होती है वो आपके पास आ रही होती है वो 20 dB, मैं एक बड़ा मुश्किल टर्म यूज कर रहा हूँ, 20 dB पर डिकेड के हिसाब से। अब 20 dB पर डिकेड के हिसाब मतलब क्या होता है? एक डिकेड होता है कि अगर आप अपनी फ्रीक्वेंसी को 10 टाइम्स इंक्रीज कर लें, फॉर एग्जांपल आपने एक मरतबा 10 रखी फ्रीक्वेंसी, आपने दूसरी मरतबा इसका मल्टीपल कर लिया, मतलब आप इसको ऐसे कर लेंगे 10 टाइम, इसको मल्टीप्लाई करते जाए ना 10 के साथ, तो 10 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 100 टाइम एफसी कर ली। नेक्स्ट टाइम 100 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाता है? 1000 टाइम एफसी आ जाएगी। नेक्स्ट 10 टाइम करेंगे तो नेक्स्ट क्या वैल्यू आ जाती है? 1000 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 10,000 टाइम एफसी। अब देखो मैं एफसी के बाद वाली फ्रीक्वेंसीज की बात कर रहा हूँ, एफसी के बाद वाली फ्रीक्वेंसी के, इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पे 10 टाइम एफसी के ऊपर, इसको मैं 10 टाइम एफसी कर लेता हूँ, 10 टाइम एफसी का मतलब ये है कि अगर एफसी की वैल्यू है आपके पास 1 किलोहर्ट्ज, तो 10 टाइम एफसी का मतलब क्या होगा? 10 टाइम एफसी का मतलब भी 10 किलोहर्ट्ज हो जाएगा। गेट इट? और 100 टाइम एफसी का मतलब है 100 किलोहर्ट्ज हो जाएगा। 1000 टाइम एफसी का मतलब है 1000 किलोहर्ट्ज हो जाएगा। गेट इट? अब 20 dB पर डिकेड का मतलब क्या होता है? ये डिकेड बोलते हैं इसको।
ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो फ्रीक्वेंसी का जो चेंज है 10 टाइम डिफरेंस के हिसाब से, दैट इज कॉल्ड दी 1 डिकेड। मतलब अगर मैं इसको ऐसे करते जाऊं, देखो इन सारों के दरमियान जो डिफरेंस आएगा वो इक्वल आएगा। मतलब अगर 100 डिवाइडेड बाय 10 करूंगा तो आंसर 10 आएगा, 1000 डिवाइडेड बाय 100 करूंगा तो मेरे पास आंसर 10 आएगा, 10,000 डिवाइडेड बाय 10,000 डिवाइडेड बाय 1000 करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 10। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, डिकेड के 10 के डिफरेंस के साथ जब आप प्रोसीड करोगे और आप अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे तो हर चेंज के ऊपर जो गेन के अंदर जो चेंज आएगी वो 20 dB की आएगी। मिसाल के तौर पे मैंने आपको कहा कि अगर यहाँ पे 10 टाइम FC के ऊपर आपकी वैल्यू आ जाती है 10 dB, dB को मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ी देर के लिए समझ ले, 10 dB, तो 10 dB के बाद जो अगला 20 dB का पर डिकेड के हिसाब से चेंज आएगी, तो इसका मतलब है नेक्स्ट जो चेंज आएगी वो आ जाएगी 30 dB, मतलब इसके ऊपर गेन जो आ जाएगी वो 30 dB आ जाएगी। फिर अगली गेन 100 FC के ऊपर 20 के डिफरेंस के साथ जाऊंगा तो अगली वैल्यूज कितनी आ जाएगी, 50 dB, 30 जमा 50 dB। फिर अगली जो आ जाएगी 50 जमा 20 70। तो देखो हर एक के दरमियान जो हर एक डिकेड है उसमें जो डिफरेंस आ रहा है वो 20 dB का आ रहा है। यानी इसका मतलब ऐसे ही होता है, जैसे मैं आपको ये समझा दूं कि अगर एक लीनियर ग्राफ ड्रा करें वोल्टेज वर्सेस करंट का, तो आप क्या करते होते हो, एक्स एक्सिस के ऊपर वोल्टेजेस रखते होते हो 2 4 लीनियर स्केल के हिसाब से ना, ये एक लीनियर स्केल आपने बनाया हुआ है, ठीक है, और वाई एक्सिस के ऊपर आपके पास करंट आ जाते हैं, और ये आपके पास मैं कहता हूँ 2 के ऊपर आपके पास जो करंट आ गया 4 आया हुआ है, 4 के ऊपर आपके पास कितना करंट आ जाएगा, अगर 2 के ऊपर करंट 4 आया हुआ है तो 4 के ऊपर कितना आ जाएगा, 8, ठीक है, और 6 के ऊपर 12 एंड सो ऑन। जब आप इन सारों को मिलाओगे तो आपके पास एक लीनियर ग्राफ आ जाता है। तो FC के बाद वाली फ्रीक्वेंसी के अंदर 20 dB पर डिकेड का यही मतलब है कि जब आप इस स्केल के हिसाब से अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज करोगे, जैसे आपने 10 टाइम FC कर ली, 100 टाइम FC कर ली, 1000 टाइम FC कर ली, 10,000 टाइम FC कर ली, तो जो चेंज आ रही है वो इक्वल आ रही है। जैसे ये लीनियर स्केल ग्राफ के अंदर आपके पास चेंज आ रही है जो 4 8 12 16 20 24 एंड सो ऑन, तो यहाँ पे भी जो चेंज आएगी वो पर 20 dB के हिसाब से आएगी कि अगर 10 FC के ऊपर आया है तो 20 dB की जो चेंज आएगी वो नेक्स्ट आ जाएगी 30 dB, 10 + 20 30 dB हो जाएगा। नेक्स्ट जो चेंज आ जाएगी, नेक्स्ट जो dB की वैल्यू आ जाएगी वो 50 dB आ जाएगी, क्योंकि अब आप फ्रिक्वेंसी को चेंज कर रहे हो, माइनस में आ जाएगी, सॉरी ये माइनस में आ जाती है, माइनस का मतलब होता है कि कोई चीज़ कम हो रही है, क्योंकि देखो इस ग्राफ के मुताबिक FC के बाद वाली जो फ्रिक्वेंसीज हैं उसके ऊपर आपके फिल्टर का रिस्पांस कम हो रहा है, मतलब गेन कम हो रही है। तो इसका मतलब ये इसके साथ हम गेन के साथ लिखेंगे -10 dB, -30 dB, -50 dB एंड -70 dB, गेट इट। तो ये जो ग्राफ है वो बेसिकली एक लो पास फिल्टर की रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, गेट इट। अप टू आपके फिल्टर का रिस्पांस 0 और 1 के दरमियान होता है, 0 और 1 के दरमियान है, गेट इट, सॉरी 0 और 1 के दरमियान नहीं है, 1 और 0.707 के दरमियान है, ठीक है, 1 और 0.70 at exactly FC it will be 0.70। और जब आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करोगे फर्दर तो आपके पास जो फिल्टर का जो रिस्पांस है वो कम होता जाएगा और वो इस हिसाब से चेंज होता जाएगा। अब मैं आपको एक चीज करवाता हूँ। अब आप लोगों को ये चीज समझ आ गई लो पास फिल्टर की? यस। ओके, अब मैं एक और चीज आपको पूछने भी लगा हूँ और बताने भी लगा हूँ। मैंने आउटपुट अगर कैपेसिटर के अक्रॉस ले, मैंने कैपेसिटर के अक्रॉस ले लिया एक कैपेसिटर, जब मैंने इनपुट के ऊपर किस चीज को चेंज करूंगा, मैंने फ्रीक्वेंसीज को चेंज कर रहे हैं, क्योंकि फिल्टर का ताल्लुक हमारे पास फ्रीक्वेंसी के साथ है, तो मैं इनके ऊपर इनपुट के ऊपर फ्रीक्वेंसी को चेंज करूंगा और मेरा आउटपुट जो होगी वो उसकी वोल्टेज चेंज होगी, गेट इट। मतलब इनपुट पे मैं किस चीज को चेंज करूंगा, वोल्टेज को चेंज नहीं करूंगा, जैसे आप पावर सप्लाई से लैब के अंदर इनपुट पे वोल्टेज चेंज करते हो, नो, हम लोगों ने इनपुट के ऊपर उस वोल्टेज को कांस्टेंट रखना है और इनपुट के ऊपर सिर्फ फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करना है।
बट आउटपुट के ऊपर क्या चीज चेंज होगी? फ्रीक्वेंसी चेंज होगी या आउटपुट के ऊपर आपके पास सर्किट की एम्पलीट्यूड चेंज होगा? इनपुट के ऊपर फ्रीक्वेंसी के चेंज से आउटपुट के ऊपर फ्रीक्वेंसी चेंज होगी या आउटपुट के ऊपर जो सिग्नल का एम्पलीट्यूड है वो चेंज हो रहा है? सर एम्पलीट्यूड चेंज होगा। यस, वी आउट का मतलब ही बेसिकली होता है हमारे पास एम्पलीट्यूड। हम इंटरेस्टेड ही एम्पलीट्यूड में होते हैं। तो क्या मैं इस एम्पलीट्यूड को ऐसे, अब थोड़ा सा मैं आपको मैकेनिज्म समझा रहा हूँ कि कैसे एक फिल्टर बेसिकली हायर फ्रिक्वेंसी को, ये तो अभी जो हमने ये वाला ग्राफ पढ़ा था, ये तो एक सिंपल मैकेनिज्म पढ़ा था कि ऐसे करता है। एक लो पास फिल्टर का जो रिस्पॉन्स है वो ऐसे आएगा, बट जो आएगा वो क्यों आएगा, कैसे आएगा, कैसे कैपेसिटर और रेजिस्टर एक लो पास फिल्टर के तौर पे बिहेव कर रहे होते हैं। तो देखो, मैं वी आउट को यहाँ पे अगर फार्मूला के मुताबिक लिखना चाहूँ तो आपके ख्याल में वोल्टेज डिवाइड रूल के मुताबिक या ओहम लॉ के मुताबिक मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि जैसे अगर मैं इसके क्रॉस वोल्टेज लिखना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि वी आर इज इक्वल टू आई टाइम आर। वोल्टेज को इसके क्रॉस ऐसे लिख सकता हूँ ना, रेजिस्टर के क्रॉस जो वोल्टेज है। Yes, sir. तो कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज होगी उसको मैं क्या लिखूंगा? IXC. वेल डन, ऐसे ही है। इसको मैं लिख सकता हूँ आई टाइम एक्स। ओके, अब जरा थोड़ी डिटेल में आते हैं। एक्सी के, एक्सी क्या है? एक्सी इज इक्वल टू, दैट इज, 2 pi. जैसे होती है जो जैसे रेजिस्टर की एक रेजिस्टेंस होती है, तो सिमिलरली कैपेसिटर की जो जो होती है, मैं ऐसे समझा लूं कि जो कैपेसिटर की जो पोजीशन होती है टुवर्ड्स दी करंट, इसको हम बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और इसको हम लिखते होते हैं 1/2 पाई, 1/2 पाई एफसी, एफ फ्रीक्वेंसी, 1/2 पाई एफसी। ओके, अच्छा, अब अगर थोड़ी देर के लिए दो वर्ड यूज करने वाला हूं, एक है लोअर फ्रीक्वेंसी और एक है हायर फ्रीक्वेंसीज। अब हम रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी पे नहीं आ रहे, लोअर फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो सकती है और हायर फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो सकती है। अगर मैं यहाँ पे लेट्स से मैं इनपुट से लोअर फ्रीक्वेंसी देता हूँ, लोअर फ्रीक्वेंसीज का मतलब मैंने आपको समझा दिया है कि अप टू ये वाली फ्रीक्वेंसी, ये वाली एफसी से पहले वाली फ्रीक्वेंसीज को मैं बोल देता हूँ कि लोअर फ्रीक्वेंसी है। फॉर एग्जांपल मैं एफसी को डिफाइन कर लेता हूँ थोड़ी देर के लिए आप लोगों की आसानी के लिए। मैं कहता हूँ इसकी वैल्यू है 10 किलोहर्ट्ज। अब मैंने नाम दे दिया कि 10 किलोहर्ट्ज से पहली वाली जो फ्रीक्वेंसीज हैं दीज आर कॉल्ड दी लोअर फ्रीक्वेंसीज, और 10 किलोहर्ट्ज के बाद वाली जो फ्रीक्वेंसीज होंगी उनको मैं क्या बोलूँगा? हायर फ्रीक्वेंसीज बोलूँगा। गेट इट? ओके, जब मैं 10 किलोहर्ट्ज से पहली वाली फ्रीक्वेंसी इनपुट के ऊपर चेंज करूँगा, मतलब मैं इस 60 हर्ट्ज को स्टार्ट करूँगा, ये जो नॉब है जैसे वो फंक्शन जनरेटर की नॉब होती है, उसको मैं स्टार्ट करूँगा 0 से और अप टू जाऊँगा कहाँ तक? 10 किलोहर्ट्ज तक। थोड़ी देर के लिए मैं अज्यूम करता हूँ, और मैंने उनको बोल दिया कि 10 किलोहर्ट्ज तक मेरी ये लोअर फ्रीक्वेंसी है। आपके ख्याल में अगर मैं इस रिलेशन में f की जगह लोअर फ्रीक्वेंसीज पुट करूंगा, मतलब ऑफ कोर्स x ही डिपेंड कर रही है f के ऊपर ना, क्योंकि c कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट है, तो क्या चीज रह जाती है? f रह जाती है। अगर मैं यहाँ पे लोअर फ्रीक्वेंसीज पुट करता हूँ इस रिलेशन में, लोअर फ्रीक्वेंसी का मतलब है लोअर वैल्यूज पुट करता हूँ फ्रीक्वेंसीज की, तो xc की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज करे, बड़ी आएगी या छोटी आएगी? Increase करेगी. जी, एनीबॉडी एल्स? अगर मैं यहाँ पे f की वैल्यू लोअर पुट करता हूँ, लोअर फ्रीक्वेंसीज पुट करता हूँ, तो xc की वैल्यू क्या होगी? xc की वैल्यू कम होगी या ज्यादा होगी, बढ़ेगी या कम होगी? जी, बाकी सब लोग भी मेरे साथ ही हैं? हेलो, यस सर। इसका मतलब है लोअर फ्रीक्वेंसीज के करने से लोअर फ्रीक्वेंसीज के ऊपर जो xc है वो क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। तो अगर मैं यहाँ पे इसी चीज को, ये जो बड़ी चीज है xc को यहाँ पे पुट कर दूंगा और i के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो v आउट क्या हो जाएगी? Greater हो जाएगी. ये बढ़ जाएगी। v आउट क्या हो जाएगी? वो बढ़ जाएगी। इसका मतलब है यहाँ पे जो वैल्यूज है आउटपुट के ऊपर आएगी, आउटपुट के ऊपर जो एम्पलीट्यूड आएगा वो एक बड़ा आएगा। किस फ्रिक्वेंसी के ऊपर आया?
किस फ्रीक्वेंसी के ऊपर वी आउट बड़ी आई है? लोअर फ्रीक्वेंसी, हाँ एफसी से बिलो फ्रीक्वेंसी के ऊपर, या इसको मैं बोलूंगा लोअर फ्रीक्वेंसी के ऊपर मेरे पास जो आउटपुट आई है वो बड़ी आई है। ओके, जब मैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की जगह हायर फ्रीक्वेंसी पुट करूंगा, मतलब एक बड़ी वैल्यू पुट करूंगा, एफ की जगह एक बड़ी वैल्यू पुट करता हूँ, तो अल्टरनेटली क्या हो जाएगा? एक्सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। और जब मैं ये छोटी वैल्यू यहाँ पे पुट करूंगा तो वी आउट की वैल्यू क्या होगी? वो भी कम हो जाएगी, वो भी कम हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अब जो हायर फ्रीक्वेंसी पुट की मैंने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की बड़ी वैल्यूज पुट की हैं, जब मैंने बड़ी वैल्यूज पुट की हैं तो वी आउट हमारे पास लोअर आ गया, और जब मैंने लोअर फ्रीक्वेंसी यहाँ पे पुट की थी तो उस वक्त मेरे पास वी आउट क्या हो गया? बड़ा हो गया। अब ये इसका मतलब ये हुआ आपके पास एग्जैक्टली यही चीज आनी चाहिए ना। अब आपने यहाँ पे ड्राइव कर लिया कि जब मैं लोअर फ्रीक्वेंसी दूंगा तो उस वक्त जो वी आउट और वी इन की जो रेशो है वो बड़ी आएगी, और जो मैं फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करता जाऊंगा, इसका मतलब मैं बढ़ाता जाऊंगा, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के बाद वाली फ्रीक्वेंसी दूंगा तो उसके ऊपर वी आउट जो कैपेसिटर के अक्रॉस आ रही है वो कम होती जाएगी, और उसका जो ग्राफ आ जाएगा मेरे पास ऐसे आ जाएगा। गेट इट? ओके, ये होता है हमारे पास एक लो पास फिल्टर। अगर आपने लो पास फिल्टर समझ लिया तो इसका मतलब आपने सारे फिल्टर समझ लिए हैं। गेट इट? ये मैकेनिज्म होता है एक लो पास फिल्टर को करने का। अब मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। अब देखो, आपके ख्याल में अब मैंने यही जो चीज़ बताई है, अब मैं आपको प्रैक्टिकली तौर पे करके बताऊंगा। इस सर्किट की जो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी होगी वो क्या होगी? व्हाट विल बी द कट ऑफ फ्रिक्वेंसी? ये हो जाएगी 1/2/RC। इसको हम पहले कैलकुलेट करेंगे। जब भी हम फिल्टर बनाएंगे तो पहले हम लोगों ने कट ऑफ फ्रिक्वेंसी डिफाइन करवानी होगी। अब आप फॉर एग्जांपल चाहते हो अपनी डिजायर्ड फ्रिक्वेंसी, फॉर एग्जांपल आप ये चाहते हो कि मैं चाहता हूँ कि जनाब मैं अपने एक ऐसा फिल्टर डिज़ाइन करना चाहता हूँ जिसकी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी 10 किलोहर्ट्ज़ हो, जो कि 10 किलोहर्ट्ज़ से पहले हायर रिस्पांस थे, और 10 किलोहर्ट्ज़ के बाद जो है वो क्या करे, अब मेरे जो फिल्टर है उसके रिस्पांस को कम कर देंगे। तो आपके ख्याल में मैं यहाँ पे क्या चेंज करूँ रजिस्टर और कैपेसिटर की वैल्यू में कि मेरे पास जो एफसी की वैल्यू आ जाए वो कितनी आ जाए? 10 किलो हर्ट्ज है। मैं कीपिंग इन व्यू के मैं मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि इसको 1 किलो ओम को मैं कांस्टेंट रखता हूँ, रेजिस्टर की वैल्यू को कांस्टेंट रखता हूँ, तो आपके ख्याल में मेरे पास 10 किलो हर्ट्ज की क्या वैल्यू आ जाएगी? मतलब मैंने किस चीज वैल्यू को चेंज करना है? मैंने किसी एक रेजिस्टर और कैपेसिटर की वैल्यू को कांस्टेंट रखते हुए मैंने दूसरी एलिमेंट की वैल्यू इंक्लूड करी। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि मैंने एक कट ऑफ फ्रिक्वेंसी करनी है 10 किलो हर्ट्ज की, तो मैं लेफ्ट से मैं कह रहता हूँ 10 किलो हर्ट्ज, यहाँ पे मैंने 10 किलो हर्ट्ज कर लिया, और यहाँ पे मैं आ गया और 1/2 आर की वैल्यू मैंने कहा कि मेरे पास 1 किलो ओम ही होगी, 1 किलो ओम ही होगी, और मैंने सी की वैल्यू इस पे कैलकुलेट करनी है ताकि मुझे पता चल जाए। क्योंकि अभी देखो, अभी अगर मैं कहूँ कि इस सर्किट की कट ऑफ फ्रिक्वेंसी कितनी है, तो आप मुझे क्या बताएंगे कितनी है? According to these current value of the resistor and capacitor, 1/2/RC. According to the current values, what will be the cutoff frequency? 1/2/RC. इसकी वैल्यू कितनी बनती है? जरा कैलकुलेट करके दिखाएं। R की वैल्यू 1 किलो ओम है और C की वैल्यू 1 माइक्रोफैरड है। अभी करंट वैल्यू कट ऑफ फ्रिक्वेंसी की कितनी बन रही है? जी यार कैलकुलेटर निकालो ना। 1/2 R की वैल्यू 1 किलो में और C की वैल्यू है 1 माइक्रोफैरड, तो कितनी बन रही है जी? 159.15 159.15 हर्ट्ज ना, हर्ट्ज में बन रही। अभी करंट वैल्यू इसकी ये है कट ऑफ फ्रिक्वेंसी। अब देखो, अब मैं यहाँ पे आपको एक मैजिक दिखाने वाला हूँ, ठीक है? अब मैं यहाँ पे आउटपुट के ऊपर लगा लेता हूँ, बूडे प्लॉटर है, नहीं इससे पहले एक और चीज बताता हूँ, सब्र करें।
इससे पहले एक और चीज़ बता रहा हूँ आपको, ठीक है, ऑसिलोस्कोप, ठीक है, मैंने यहाँ पे सिर्फ लगा ली है दोनों इनपुट पे भी। अच्छा, आपके ख्याल में ऑसिलोस्कोप के ऊपर जब मैं इनपुट और आउटपुट पे लगाऊंगा तो क्या चेंज आनी चाहिए आपके ख्याल में? अगर मैं 159 से पहली वाली फ्रीक्वेंसी दूंगा तो आउटपुट को ऑसिलोस्कोप को जो वेव फॉर्म है उसके साथ क्या बिहेव करना चाहिए, क्या शो करना चाहिए? एक सेकेंड, और मैं इसको लगा लेता हूं आउटपुट पे, ठीक है, ओके। अब ये जो है मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब देखिएगा, अब मेरे पास इनिशियल फ्रीक्वेंसी कितनी है? 60 हर्ट्ज, गेट इट, और इनपुट वोल्टेज कितनी है? 120 वोल्ट आरएमएस, गेट इट। अब मैं इसको थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, मैं इसको 10 वोल्ट आरएमएस कर लेता हूँ ताकि मेरे लिए कैलकुलेशन आसान हो जाए। अब देखिएगा, मैं इसको चलाता हूँ। अब इसको मैं यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, इसको मैं 1 हर्ट्ज कर लेता हूँ, सॉरी, इसको मैं, ठीक है, 120 वोल्ट आरएमएस, ठीक है, इसको मैं दोबारा से, अच्छा अब देखिएगा, अब यहाँ पे मैंने इसको इनपुट पे दी हुई है फ्रीक्वेंसी, मैंने फ्रीक्वेंसी इसको दे लेता हूँ 10 हर्ट्ज, ठीक है, 10 हर्ट्ज से स्टार्ट करता हूँ। तो देखिएगा इसकी जो आउटपुट होगी वो, अब इनपुट और आउटपुट को देखें, इसको मैं रिवर्स कर लेता हूँ और सिंगल कर लेता हूँ। अब इनपुट और आउटपुट को देखें, ये देखिए, ये इनपुट है और ये आउटपुट है। आपको इनपुट और आउटपुट में कितना डिफरेंस नजर आ रहा है? They are almost the same. Did you get this point? Input and output are the same at a frequency of what? 10 hertz. इस बात की समझ लग रही है आप लोगों को? Do you get my point? Yes, sir. Hello? Hello? Yes, sir. आगे Okay. अच्छा, अब मैं फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करने लगा हूं। अब चेंज देखिएगा कि अब जो आउटपुट होगी, ये आउटपुट ये वाली है जो दूसरे चैनल पे लगी हुई है, गेट इट। इसको मैं आउटपुट जो सेकंड चैनल है उसकी मैं कलर को चेंज कर सकता हूँ, कहना चेंज मैं एक सेकेंड जी, इसकी मैं अच्छा चलो ठीक है। अच्छा अब देखें कि इनपुट और आउटपुट आपको बिल्कुल सेम नजर आ रही है, एक लोअर फ्रीक्वेंसी। अब मैं जरा देखिएगा, मैं चेंज कर रहा हूँ फ्रीक्वेंसी को, मैं सिर्फ फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहा हूँ। अब मैं 10 की जगह 100 रख रहा हूँ, ठीक है। अब देखिएगा आउटपुट पे कितनी चेंज आ रही है, देखिएगा अब आउटपुट थोड़ी सी इससे लेस हो जाएगी, थोड़ी बहुत, क्योंकि अब ये देखिएगा, अब ये इनपुट है, ये मेरे पास, मैं इसको 0 कर रहा हूँ, ये इनपुट है, गेट इट, और ये है मेरे पास आउटपुट, ये जो आपको ये नजर आ रही है ये वाली, गेट इट, ये है मेरे पास आउटपुट। अब आउटपुट क्या हो रही है, ये वाली आउटपुट है। आउटपुट इनपुट के मुकाबले में कम हो रही है कि नहीं? सर कम हो रही है। हेलो, आउटपुट Yes, Yes. sir.
मुकाबले में कम हो रही है कि नहीं? ओके, अब मैं एग्जैक्टली किस किस फ्रीक्वेंसी पे आता हूँ? एग्जैक्टली किस फ्रीक्वेंसी पे आता हूँ? कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे आता हूँ। और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी थी? 10 किलोहर्ट्ज 150 159.15 गेट इट। अब इसके ऊपर एग्जैक्टली आपके पास आउटपुट कितनी हो जाएगी? तकरीबन 0.707 ऑफ Vn। अगर Vn 120 है तो आउटपुट देखना कितनी हो जाएगी, ये देखिएगा। अब ये है आउटपुट, ये वाली, ये जो आपको नजर आ रही है। अब ये इनपुट जो ये बेसिकली आउटपुट है, इसको मैं जीरो कर, ये आउटपुट होगी। अब ये कितनी है? अब जरा देखिएगा। अब मैं आपको यहाँ पे ना मीटर लगा के दिखा देता हूँ, छोड़ें। यहाँ पे मैंने मल्टीमीटर लगाया, मल्टीमीटर वोल्टीमीटर मल्टीमीटर, ये वाला, ठीक है। अब देखिएगा, ये आपको बता देगा कि आउटपुट तकरीबन 70% है इनपुट का इस फ्रिक्वेंसी के ऊपर। गेट इट? अब ये देखिए, ये वोल्टेज है, ये हो गई है, ये आ गई है। और अब मैं इसको चलाता हूँ, देखिएगा। अब देखो 84 पॉइंट कितनी आ रही है? 301। और इनपुट कितनी थी? 120 वोल्ट आरएमएस। और इनपुट के ऊपर फ्रीक्वेंसी हमने कितनी दी हुई है? 159.15 हर्ट्ज। अब जरा मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब हम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इनपुट पे देंगे तो उस वक्त इनपुट आउटपुट के ऊपर इनपुट का कितने परसेंट आ जाएगा? तकरीबन 70%। मतलब ये जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाती है 0.707 ऑफ Vin। तो क्या ये आ रही है यहाँ पे? अगर आप इस 0.707 को 120 वोल्ट आरएमएस के साथ मल्टीप्लाई करो तो आ जाती है 0.707 मल्टीप्लाई बाय 120। जरा करो कितना आता है आंसर यहाँ पे? यही चीज आती है। यस, आएगी। यस सर, यही है 0.707। यस सर, आ रही है 0.707 मल्टीप्लाई बाय 120। तो ये देखो 84.84 ही आ रही है तकरीबन। गेट इट? तो अब इसके बाद जब मैं फ्रीक्वेंसी दूंगा, अब देखो इसके बाद जब मैं फ्रीक्वेंसी दूंगा तो अब मेरे पास जो आउटपुट होगी वो कम होती जाएगी। गेट इट? अब मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे पुट कर लेता हूँ तकरीबन 300 हर्ट्ज। गेट इट? 300 हर्ट्ज पुट कर लिया तो देखिएगा मेरे पास आउटपुट मज़ीद कम होती जाएगी। ये देखें, ये मज़ीद कम हो गई है। ये इनपुट है, ये देखो इनपुट के मुकाबले में ये जो आउटपुट है, ये जो छोटी वाली वेव फॉर्म है, ये आउटपुट है, अब और कम हो गई है। अब देखो मैं अब और इंक्रीज करते जा रहा हूँ। 300 की जगह मैं इसको कर लेता हूँ 1000 कर लेता हूँ, ठीक है। यू विल सी कि अब आउटपुट और कम होती जा रही है। देखिएगा, ये देखें अब, और आउटपुट देखें इनपुट के मुकाबले में और कम हो गई है। और ये कि जो अब आप फ्रिक्वेंसी इंक्रीज करते जाओगे तो जो आउटपुट है वो आपके पास कम होती जाएगी। इसका मतलब है ये आपके पास कौन सा फिल्टर हो गया? लो पास फिल्टर हो गया, जिसने लोअर फ्रिक्वेंसीज के ऊपर आपको बिग रिस्पांस दिया, बड़ी आउटपुट थी। बट जो आप फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज करते गए तो आपके पास फिल्टर के अंदर जो आउटपुट थी वो कम होती गई। गेट इट? ये है बेसिकली एक लो पास फिल्टर, और ये है बेसिकली फंक्शन के एक लो पास फिल्टर कैसे काम कर रहा होता है, ठीक है। अब मैं आपको इसका बॉर्डर प्लॉट बना के दिखाता हूँ। बॉर्डर प्लॉट क्या होता है आप लोगों ने पढ़ा होगा, बल्कि इसमें भी किया होगा। ये जो आप पढ़ रहे हैं ना LCS, इसमें भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। बॉर्डर प्लॉटर क्या होता है? भाई बॉर्डर प्लॉट क्या होता है? ये जो मैंने पहले आपको एक चीज दिखाई थी ना, ये वाली, ये एक बॉर्डर प्लॉट ही होता है। सॉरी, ये वाली जो चीज दिखाई थी ना, जिसमें f x एक्सिस के ऊपर फ्रीक्वेंसी थी और y एक्सिस के ऊपर गेन थी, लेकिन वो लीनियर गेन थी। बॉर्डर प्लॉट के अंदर जो x एक्सिस के ऊपर फ्रीक्वेंसी है और y एक्सिस के ऊपर लॉगरिथमिक गेन आ जाती है, मतलब dB के अंदर वैल्यू आ जाती है। गेट इट? dB के अंदर वैल्यूज आ जाती है। तो अगर एग्जैक्टली मैं आपसे कहता हूं कि अगर गेन आपके पास 1 है तो dB गेन है, अगर गेन 1 का मतलब यह है कि जितनी इनपुट दी थी उतनी ही आउटपुट भी आ गई है, तो गेन 1 हो जाएगी। तो इस केस में जो डीबी के अंदर वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 20 log ऑफ 1 हो जाएगी। तो
20 log ऑफ 1 का मतलब है log ऑफ 1 किसके इक्वल होता है? बोल दें 0 log ऑफ 1 0 के इक्वल होता है। इसका मतलब है गेन की वैल्यू डीबी के अंदर 0 आ जाएगी। 0 dB का मतलब क्या हो गया? 0 dB का मतलब हो गया, सोए हुए हैं यार, थोड़ा सा रिस्पांस दें, मैं अभी कैमरे ऑन करवाने वाला हूँ। 0 dB का मतलब हो गया कि जितनी इनपुट दी थी इतनी ही आउटपुट के ऊपर वोल्टेज अपीयर हो गई है, यह होती है 0 dB। गेट इट? और अगर मैं आपसे कहूँ कि डीबी के अंदर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी वाली वैल्यूज के ऊपर जो आउटपुट आएगी वो कितनी हो जाएगी? मतलब एफसी के ऊपर कितनी वैल्यू आई थी गेन की? जी मैंने कहा कि एग्जैक्टली कट ऑफ फ्रिक्वेंसीज के ऊपर अगर मैंने कहा कि वो कितनी आउटपुट आ जाएगी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी के ऊपर, कट ऑफ फ्रिक्वेंसी के ऊपर आउटपुट कितनी आ जाएगी? मैंने अभी ये बात कही थी कि कट ऑफ फ्रिक्वेंसी के ऊपर आती है 0.707 ऑफ बी इन। ठीक है, तो अगर इसको 0.707 का लॉग लें तो उसकी जो वैल्यू बनती है वो बनती है लॉग ऑफ 0. गेट इट? और इस फ्रिक्वेंसीज को हम बोलते हैं कट ऑफ फ्रिक्वेंसी को -3 dB फ्रिक्वेंसी भी बोलते हैं। गेट इट? क्योंकि इसके ऊपर इसका जो रिस्पांस होता है वो dB के अंदर -3 dB आता है। गेट इट? तो ये होता है बेसिकली लॉगरिथमिक प्लॉट या बॉर्डर प्लॉटर के वो जो आपने एक्स एक्सिस के ऊपर फ्रिक्वेंसी और वाई एक्सिस के ऊपर डीबी के अंदर वैल्यूज आएंगी वो इसके मुताबिक आ जाएंगी। गेट इट? अब मैं आपको बताता हूँ। अब देखें, अब आप लोगों ने मैग्नीट्यूड का रिस्पांस देखना है या फेज का रिस्पांस देखना है, ठीक है? और अगर आपने लॉगरिथमिक स्केल रखना है या लीनियर स्केल रखना है, ये आपके पास आपकी मर्जी है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी आपने लीनियर रख लिया, फॉर एग्जांपल आपने फ्रीक्वेंसी रख ली वो वाली, और वाई एक्सिस आपने लॉगरिथमिक रख लिया। ठीक है, आप लोगों ने जो फ्रीक्वेंसी की जो रेंज है वो आपने स्टार्ट की है जी कहाँ से लेके कहाँ तक? 1 मिली हार्ट्ज से लेके 1 गीगा हार्ट्ज तक। ठीक है, तो इस वैल्यूज़ को हम कम करके हम रख लेते हैं 1 किलो हार्ट्ज तक। ठीक है, और इस वैल्यूज़ को हम स्टार्ट कर लेते हैं दैट इज़ इक्वल टू 1 हार्ट्ज से लेके 1 किलो हार्ट्ज तक। ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास ये आ जाता है। तो अब हम इसको सेट करके चलाते हैं। ठीक है, तो लेट्स सी। क्यों नहीं दे रहा? ओए यार, आउटपुट तो लगा ही नहीं है मैंने, ये देखो ना। अब देखिए कि मैंने इसको एक्स एक्सिस के ऊपर 1 हार्ट्ज से लेके 1 किलो हार्ट्ज तक, और इसको हमने 0 dB से 0 dB से हम लोगों ने -50 dB तक इसका रिस्पॉन्स करना है। ठीक, लेट्स सी। ये देखें, ये है आपके पास आउटपुट के ऊपर इसका रिस्पांस। ये भी बहुत ज़्यादा आ गया है, इसको मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। 1 किलो हार्ट्ज की जगह इसको मैं ये कर लेता हूँ। ठीक है, 5 इसके लिए ये देखें, ये है आपके पास आउटपुट के ऊपर जो रिस्पांस आ रहा है। गेट इट? अब अगर मैं ट्रेस करता हूँ इसको, फेज मैग्नीट्यूड का
ठीक है, ये जाएगा। इसके वैल्यूज एग्जैक्टली यहाँ पे नहीं आ रहे। अब ये देखें, अब ये देखें इसके ऊपर ये देखें। अब जो आप आगे इसको मूव करते जाओगे ना, ये ट्रेस करके बता जाएगा कि देखो इसके ऊपर 10.083 हार्ट्स के ऊपर जो डीबी की वैल्यू है -0.017 डीबी है। बट व्हाट आई आस्क्ड अर्लियर कि एग्जैक्टली जो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी होगी उसके ऊपर क्या रिस्पांस होगा डीबी के अंदर। एग्जैक्टली कट ऑफ फ्रिक्वेंसी के ऊपर जो फिल्टर का जो रिस्पांस होगा वो क्या होगा? यार अभी मैंने आपको यही चीज बताई थी ना, 20 log ऑफ 0.707, तो ये कितना आता है? तकरीबन -3 dB आता है। गेट इट? -3 dB आता है। किसके ऊपर जो इसका रिस्पांस आता है? ये एग्जैक्टली कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, क्योंकि कट ऑफ फ्रिक्वेंसी के ऊपर जो आउटपुट आती है गेन की वो 0.707, मतलब अगर आप इनपुट पे 1 दे रहे हो तो आउटपुट पे कितनी मिल रही होती है? 0.707। ये एक गेन होती है, लीनियर गेन होती है जो कि आपके आउटपुट पे मिल रही है एट एग्जैक्टली कट ऑफ फ्रिक्वेंसी। अब इस कट ऑफ फ्रिक्वेंसी को अगर आप डीबी में कन्वर्ट करो तो जो आंसर आता है वो आता है -3 dB। तो देखिएगा जो आप इस कर्सर को आगे लेके जाते हो और आपकी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी सर्किट की कितनी थी? 159 ना। अब देखो ना 159 पे लेके जाऊंगा तो आपके पास जो आंसर मिलेगा वो तकरीबन -3 dB में मिलेगा। ये देखिएगा ये 158 पे -2.99 है। इससे थोड़ा सा आगे जाऊंगा तो ये देखो तकरीबन ये 158 पे, ये देखो 159 के करीब हो गया, तो ये हो जाएगा -2.99 dB। गेट इट? और ये तकरीबन -3 dB आ जाता है। गेट इट? ये आपके पास उसका रिस्पांस आ जाता है। गेट इट जी? इस बात की अब समझ लगी है? लो पास फिल्टर की सारी इंफॉर्मेशन आपको दे दी, समझ लगी इस चीज की? हेलो, यस सही है। तो ये एक लो पास फिल्टर है, पैसिव फिल्टर, जो कि वर्क कर रहा होता है एज ए लो पास फिल्टर, जिसके अंदर आर और सी को हम यूज कर लेते हैं। अगर आपने एक हाई पास फिल्टर बनाना है इसी चीज को, अगर इसी सर्किट के अंदर आप लोगों ने हाई पास फिल्टर बनाना है तो you don't need to do something extra, you need to just replace the value of resistor and capacitor only. Get it? आपके पास एक हाई पास फिल्टर बन जाएगा। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने अगर इसी सर्किट में अंदर चेंज करते हुए एक हाई पास फिल्टर बनाना है तो देखो आप लोगों ने ये किया कि इसको यहाँ पे ले आए और इसको इधर ले आए। ठीक है, इसको आप लोगों ने चेंज किया, ये सारी की सारी चीज़ ऐसे चेंज की, और इसको आप लोगों ने राइट क्लिक करके क्लॉकवाइज कर लिया। ठीक है, ये आप लोगों ने ये कर लिया। और ये अब आपके पास आउटपुट कहाँ पे है? अब आपके पास आउटपुट किधर से है? रजिस्टर के अक्रॉस बन गई है। अब उसी फेनोमेना को जो मैंने अभी आपको बताया था, उसी प्रोसेस को इस पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। अब आप रजिस्टर के अक्रॉस आउटपुट ले रहे हो, ये है वी आउट। ओके, वी आउट। अब देखो, अब यहाँ पे है v = IXC, इधर XC की वैल्यू यहाँ पे है। अच्छा, अब इसको मत देखिएगा इसके साथ। ओके, लोअर फ्रीक्वेंसीज के ऊपर XC की वैल्यू क्या होगी? लोअर फ्रीक्वेंसी के ऊपर F की वैल्यू क्या होगी? XC = 1/2π into F into C। लोअर फ्रीक्वेंसीज के ऊपर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम होगी। तो सॉरी, लोअर फ्रीक्वेंसी के ऊपर XC की वैल्यू क्या हो जाएगी? हायर हो जाएगी। और अगर हायर वैल्यूज को यहाँ पे पुट करेंगे तो V अक्रॉस कैपेसिटर ज़्यादा आ जाएगी, वाइस वर्सा रजिस्टर के अक्रॉस वैल्यू कम हो जाएगी।
मतलब अगर ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे हो रहे हैं तो इसका मतलब है रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे लोअर फ्रिक्वेंसीज के ऊपर। लोअर फ्रिक्वेंसीज के ऊपर आप रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप्स कम हो जाएंगे। लेकिन जब हायर फ्रिक्वेंसीज होगी तो हायर फ्रिक्वेंसीज के ऊपर एक्सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एक्सी की वैल्यू अगर कम वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो उसका मतलब है कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो जाएंगे वो हमारे पास कम हो जाएंगे और रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो बढ़ जाएंगे। तो अल्टीमेटली जो आपके पास फिल्टर का जो रिस्पांस आएगा वो ये वाला आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा आउटपुट पे, ठीक है, ये वाला आ जाएगा कि 8 FC। अब देखो यहाँ पे कट ऑफ फ्रिक्वेंसी इस सर्किट की वही है और उसकी भी वही है, ठीक है। अब यहाँ पे जो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी होगी वो क्या हो जाएगी, इस यहाँ पे जो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी 159 ही होगी, 159 पॉइंट जो आपने कैलकुलेट की, क्योंकि हमने रजिस्टर और कैपेसिटर की वैल्यूज को चेंज नहीं किया। इससे पहले वाली जो फ्रिक्वेंसीज होंगी उसके ऊपर जो फिल्टर का रिस्पांस होगा वो क्या होगा, वो एक लीनियर कर्व आएगा, वो ऐसे आएगा, गेट इट। आपके फिल्टर का रिस्पांस जो होगा वो कम से ज्यादा की तरफ जा रहा होगा और जो ही कट ऑफ फ्रिक्वेंसी के बाद वैल्यूज आप पुट करोगे आपके फिल्टर का रिस्पांस कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब जो गेन हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 1 के इक्वल हो जाएगी। अब देखो ना, कट ऑफ फ्रिक्वेंसी से पहले वाली फ्रिक्वेंसी लोअर थी, उसके ऊपर आपके फिल्टर ने आउटपुट क्या दी, कम दी। लेकिन उससे बाद वाली जो फ्रिक्वेंसी थी, कट ऑफ फ्रिक्वेंसी के बाद वाली फ्रिक्वेंसी जिनको हम हायर फ्रिक्वेंसी बोलते हैं, उसके ऊपर आपके फिल्टर ने आउटपुट आपको हायर दी है, आउटपुट आपके पास हायर दी है। अब इसी चीज को मैं आपको ऑसिलोस्कोप से पहले सिखाता हूँ, ठीक है, जो पिछली मर्तबा किया था उससे बिल्कुल हट के। देखिएगा ये इनपुट है और ये है आउट, ठीक है, रजिस्टर के पास ले लिया हमने। ओके, अब यहाँ पे पुट करता हूँ लोअर फ्रिक्वेंसीज, मैं आता हूँ जी 10 हर्ट्ज से, 10 हर्ट्ज से। अब देखो आउटपुट कितनी कम होगी 10 हर्ट्ज पे, पहले आपको ज्यादा नजर आ रही थी ना लो पास फिल्टर पे लोअर फ्रिक्वेंसीज पे, अब देखिएगा आउटपुट कितनी कम होगी। अब देखिएगा ये है और ये। अब इसको ऐसे ना देखिएगा कि जो वेव फॉर्म दोनों नजर आ रही है ये इक्वल है। जरा एक चीज ये भी देखिएगा कि मेरे पास जो स्केल है उसको देखिएगा, इनपुट का स्केल 100 वोल्ट है और आउटपुट का स्केल 5 वोल्ट है। मतलब अगर इनपुट एक डब्बा 100 वोल्ट का है तो आउटपुट के ऊपर जो एक डब्बा है वो कितने स्केल का है, बल्कि मैं इसको आप कंफ्यूजन के लिए वाट मीटर लगा लेता हूँ। ये वाट मीटर है, ये आसानी से आपको बता देगा कि कितनी वोल्टेज आ रही है। ये देखिएगा, अब देखो इनपुट 120 वोल्ट है और आउटपुट है 7.622, कितनी कम है। मतलब अब देखिएगा अगर आप इस ग्राफ को ऐसे बनाते जाओ ना, फ्रीक्वेंसी वर्सेस गेन, तो देखो अभी आप कहाँ पे लाइक कर रहे हो, इन फ्रीक्वेंसीज पे। इस मैक्सिमम जो आउटपुट है वो आपके पास सर्किट की है वो 120 वोल्ट आरएमएस होनी चाहिए। अब ये जो गेन है वो आ रही है 7.622 डिवाइडेड बाय 120 वोल्ट आरएमएस। तो देखो लोअर फ्रीक्वेंसीज के ऊपर आउटपुट कितनी कम है, इनपुट 120 है और आउटपुट 7.622 है लोअर फ्रीक्वेंसीज के ऊपर। अब देखो ना आप ऐसे ऐसे मूव करते जा रहे हो। ओके, नेक्स्ट अगर आप देखो, अगर मैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर दूं, अब फ्रीक्वेंसी को मैं इंक्रीज करके मैं इसको ले जाता हूँ 100 पे, गेट इट, इसको मैं 100 पे ले गया तो देखो अब थोड़ी सी आउटपुट इंक्रीज हो गई है। आउटपुट 107 से जंप करके कहाँ पे चली गई, 64.434 पे। अब हमारे पास आउटपुट ऐसे इंक्रीज कर रही है, पहले 7 पे थी अब और ऊपर चली गई है, गेट इट। अब एक और चीज, अब मैं फ्रीक्वेंसी को फर्दर इंक्रीज करके कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे ले आता हूँ जो कि 159 थी, गेट इट। अब 159 पे जो आउटपुट बनेगी वो देखो 84 के करीब बन रही है, कितनी बन रही है, 0.707 ऑफ 120। तो वो भी देखो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के ऊपर अब आपके पास जो आउटपुट आ गई है वो कितनी आ गई है, वो यहाँ पे तकरीबन 0.707, तकरीबन 84 वोल्ट बन गए हैं, गेट इट। अब इसके बाद जो मैं फर्दर इंक्रीज करता जाऊंगा आपकी आउटपुट इनपुट के बराबर होती जाएगी। देखो मैंने इंक्रीज किया, यहाँ पे मैंने इसको 300 हर्ट्ज कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखो ये देखो
अब तकरीबन मेरे पास आउटपुट 300 हार्ट्स के ऊपर तकरीबन हो जाएगी 106.305। गेट इट। अब मैं फर्दर इंक्रीज कर लेता हूँ, इसको मैं इंक्रीज करके 300 की जगह 1000 किलो हार्ट्स कर लेता हूँ। गेट इट। ये 1000 किलो हार्ट्स कर लिया और यहाँ पे देखो नहीं 1000, हाँ 1000 हार्ट्स किया और ये देखिएगा अब मेरी इनपुट और आउटपुट तकरीबन अभी आप बराबर होती जाएंगे। ये है इनपुट कहाँ गया? सॉरी मैंने वो चेंज ही नहीं किया। तो देखो अब ये देखो ये दोनों स्केल बराबर हुए 100 वोल्ट और 100 वोल्ट वाला, और आपकी इनपुट और आउटपुट भी तकरीबन बराबर हो गई है। तो अब आपके पास जो आउटपुट का जो रिस्पांस आता है ना बॉडी कर्व आएगा, वो कुछ ऐसे आएगा, ये वाला ऐसे आएगा। गेट इट कि लोअर फ्रिक्वेंसीज के ऊपर रिस्पांस कम है और हायर फ्रिक्वेंसी के ऊपर रिस्पांस बढ़ रहा है। ठीक है, अब मैं आपको जल्दी से बॉडी प्लॉटर निकाल के दे देता हूँ। ठीक है, ये देखिएगा जो आउटपुट के ऊपर बॉडी प्लॉटर लगाना है, ये देखिएगा इनपुट ये दे दी और आउटपुट यहाँ से ले ली। इनपुट लॉगरिथमिक स्केल हम इसकी जगह एक लीनियर स्केल कर लेते हैं, 1 हर्ट्ज से लेके आगे जाते हैं और ये कर लेते हैं। गेट इट। हम देखते हैं ये देखो आपके पास जो इसका रिस्पांस आ रहा आता है इसको मैं 0 कर लेता हूँ और इसको लीनियर अगर कर लो, नहीं लॉग है, और इसका जो सॉरी यार ये 1 हर्ट्ज है, इसको मैं ये देखिए ये इसका रिस्पांस आ गया। गेट इट। अब ये देखो अब आप इस कर्सर को ऊपर लेके जाते जाओ और अब आपको नीचे वैल्यूज बढ़ती जाएगी कि किस वैल्यू के ऊपर डीबी की वैल्यू कम है या ज़्यादा। ये देखो लेकिन ये देखें इंक्रीज होती जा रही है, अब आपके पास वैल्यूज बढ़ती जा रही है और एग्जैक्टली एक कट ऑफ फ्रिक्वेंसी के ऊपर 159 के ऊपर जो इसकी वैल्यू है वो तकरीबन बन जाएगी 159 पे वही -3 dB बन जाएगी। देखिएगा -2.94 है, इससे कम करूँगा तो मतलब यहाँ पे एग्जैक्टली कर्सर को लेकर आना मुश्किल काम है। ठीक है जी, तो ये वाली वैल्यूज तकरीबन आपके पास -2.94 तकरीबन ये 3 dB के बराबर ही होती है, लेकिन हमने 159 एग्जैक्ट पुट नहीं किया क्योंकि इसके थ्रू माउस के थ्रू इसको पुट करना एक मुश्किल काम है। गेट इट जी। तो दिस इज द वे वी कैन डिजाइन अ लो पास एंड हाई पास फिल्टर एंड एनालाइज दिस पर्टिकुलर फिल्टर। गेट इट। अब आप लोगों का ये टास्क है कि आप लोगों ने ये सारा काम जो मैंने आपको बताया है, एक और चीज़ मैं देखता हूँ कि अगर मुझे ये चीज़ मिल जाए कि हम लोग इसकी गेन का ये जैसे बॉडी प्लॉटर के थ्रू हमने किया था, इसका अगर हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं और एनालिसिस ऑप्शन जो है अच्छा इसमें वो सारे वेरिएबल्स आ रहे हैं जो है कि सर्किट के अंदर मौजूद हैं, तो मैं ऑल वेरिएबल्स की जगह अच्छा प्रॉप्स लगा लेता हूँ। प्रॉप्स तो कोई भी नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक, प्रॉप्स नहीं है कुछ भी नहीं। मैं ये काम करता हूँ
गेट इट। अब मैं यहाँ पे इनको सिमुलेट करता हूँ। इनपुट पे चारों को रिमूव कर देता हूँ। अच्छा, that is the PR1, PR2, PR1, सॉरी मैं इसका एक्सप्रेशन यहाँ पे डाल देता हूँ, एड डिवाइस और मॉडल पैरामीटर। एड एक्सप्रेशन। अच्छा जी, ये है PR1, इस प्रॉप का नाम है वोल्टेज इंटू वोल्टेज V इंटू PR1, V इंटू V इंटू PR1 कॉपी डिवाइडेड बाय, इसको भी मैं कॉपी फंक्शन और डिवाइडेड बाय VPR2, ये इसको मैंने कॉपी कर लिया, ओके किया, ये हो गया। अब देखो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, इफ़ यू जस्ट अरेज फ्रॉम योर स्लीप, मैं यहाँ पे क्या करना चाह रहा हूँ, ये क्या है, मैं बेसिकली यही जो फ्रीक्वेंसी का रिस्पांस है फिल्टर का, वो किसके अगेंस्ट करना चाह रहा हूँ, गेन के क्रॉस, मतलब VPR1 डिवाइडेड बाय VPR2। अब मैंने यहाँ पे प्रॉप्स लगाई हुई हैं। PR1 इज द वोल्टेज प्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर R1 and the PR2 is the voltage prop across the input voltage which is V1, get it। अब इन दोनों का बेसिकली मैं फ्रीक्वेंसी का रिस्पांस चेक करना चाह रहा हूँ। तो देखो अगर मैं फॉर एग्जांपल 1 मेगाहर्ट्ज़ की जगह इसको मैं 1 किलोहर्ट्ज़ तक कर लेता हूँ, ठीक है, और लॉगरिथमिक स्केल कर लेता हूँ, लेट्स सी देखता हूँ क्या आता है। तो ये देखो, ये कुछ इसका इस तरह का रिस्पांस दे देता है, बड़ा भद्दा सा रिस्पांस है, बट मैं इसको दोबारा से लेफ़्ट एक्सिस को 0 से स्टार्ट करवाता हूँ, गेट इट। अप्लाई किया और नहीं सॉरी लॉगरिथमिक डेसिबल नहीं, इसको मैं दोबारा से करते हैं, तो 0 से नहीं, ये एक्स एक्सिस के ऊपर लीनियर कर लेता हूँ, अप्लाई, और ये देखें ना, ये आपको अब नज़र आएगा, आप सही समझ आएगी आपको। और इसको भी मैं 0 लेफ़्ट एक्सिस को अप्लाई, ये देखिएगा, और वाई एक्सिस को हम लोगों ने वाई एक्सिस के ऊपर भी बॉटम एक्सिस और राइट एक्सिस, लेफ़्ट एक्सिस के ऊपर जो वैल्यूज हैं, बॉटम एक्सिस, ये बॉटम एक्सिस, ये भी हम लीनियर ही कर लेते हैं अप्लाई। हाँ ये देखो ना, ये कर लिया, और ये देखें, अब ये देखें, ये आपके पास ये उसका एक आउटपुट का कर्व्स आ गया इस पर्टिकुलर फील्ड सर्किट का, ठीक है। ये देखें, ये देखो आपके पास जो वैल्यूज़ हैं वो क्या हो रही हैं, इंक्रीज़ हो रही हैं। ये वाला जो ग्राफ आपको क्या शो कर रहा है, हाई पास फिल्टर का रिस्पांस शो कर रहा है ना। थोड़ा सा जाग जाओ, अभी मैं सारा से क्वेश्चन करने लगा हूँ। ये आपके पास हाई पास फिल्टर का रिस्पांस है ना भाई, ये देखें ना, यहाँ से शुरू के अंदर आपके पास जो फ्रिक्वेंसीज की वैल्यूज हैं वो लोअर फ्रिक्वेंसीज के ऊपर जो रिस्पांस है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है, और आगे की तरफ मूव करता जा रहा है, ठीक है। और जो जो आप इंक्रीज करते जाओगे ये रिस्पांस आपके पास तकरीबन, ये देखो इस साइड पे देखो, ये वाली जो चीज़ है वो ज़रा जाके कहाँ पे मिल रही है, तकरीबन 1 पे मिल रही है। इसका मतलब है ये मैंने लीनियर स्केल किया है, ये डीबी वाला स्केल नहीं किया, गेट इट, वी आउट डिवाइडेड बाय वी इन किया हुआ है।
डीबी वाले स्केल के थ्रू ज़्यादा समझना आसान है, बट अगर आप लोगों को उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आप लीनियर स्केल के थ्रू उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। जो आप फ्रिक्वेंसी को फ्रिक्वेंसी को बढ़ाते जा रहे हो, आपके पास जो आउटपुट है वो बढ़ती जा रही है, जो गेन है मैग्नीट्यूड, गेन का जो मैग्नीट्यूड का रिस्पांस है वो तकरीबन बढ़ता जा रहा है, गेट इट। और जो आप इंक्रीज करते जाओगे ये कांस्टेंट रहता जाएगा। ये आउटपुट के ऊपर हाई पास फिल्टर का रिस्पांस है, गेट इट, इसको मत भूलिएगा। ये हाई पास फिल्टर का उसका रिस्पांस है, किसका? लीनियर रिस्पांस है, गेट इट। अब मैं थोड़ा सा आपको डेसिबल के अंदर इसको समझाता हूँ, लॉगरिथमिक स्केल्स के अंदर, गेट इट। अब मैं इसके लेफ्ट एक्सिस को डेसिबल में बना लेता हूँ, ठीक है, ठीक है। जो तो ये देखिएगा कि लॉगरिथमिक्स कर लेता हूँ अप्लाई, और लेफ्ट एक्सिस और बॉटम एक्सिस को भी अप्लाई, नहीं बॉटम एक्सिस को डेसिबल में नहीं, और लेफ्ट एक्सिस को हम डेसिबल में लीनियर में कर लेते हैं। ये है आपके पास उसका, ये इसको बॉटम एक्सिस को भी मैं ये कर लेता हूं, ठीक है। ये देखें, नहीं ये जो वैल्यूज आने चाहिए ये लीनियरली कर लो, हाँ ठीक है। ये है बेसिकली उसका एक्स एक्सिस के ऊपर अगर आप देखें तो हमारे पास जो स्केल है वो आ रहा है 1, 10, 100, 1K, मतलब जो पर 20 dB डिकेड की मैंने जो बात की थी कि हर डिकेड किस तरह अपीयर हो रहा है। फॉर एग्जांपल 1 टाइम FC 1, उसके बाद 10, फिर 10 का डिफरेंस के साथ 10 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करो 100, 100 को मल्टीप्लाई करो 10 के साथ 1K, 1K को मल्टीप्लाई करो 10K। मतलब जो चेंज आ रही है वो पर 20 dB पर डिकेड के हिसाब से आ रही है, ठीक है। अब अगर मैं इसको यहाँ पे बनाऊँ, ये क्यों नहीं दे रहा मुझे ये वाला, ये देखें। अब देखो, अब बड़ी मजे की चीज़ बता रहा हूँ आपको, देखिएगा कि जो FC है ना, FC वो कितनी थी, FC चले एक सेकंड, कर्सर कहाँ पे है, वेयर इज कर्सर, इसका कर्सर कहाँ से लूँगा, कर्सर ये नहीं, ये देखिएगा। अच्छा मैं अब आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखिएगा इस कट ऑफ फ्रिक्वेंसी के ऊपर वैल्यूज कितनी है जी, इस कट ऑफ फ्रिक्वेंसी के ऊपर जो वैल्यू है वो है -44 और -109। नहीं ये इस वैल्यूज में क्यों नहीं बात कर रहा जो कि हमने दी हुई है, और इस ऐसे ऊपर होगा नहीं, ठीक है, इससे पहले वाले फ्रीक्वेंसीज के ऊपर। अच्छा अब ये देखें जो 20 dB पर डिकेड के हिसाब से आपको बता रहा था, अब देखिएगा इसके ऊपर अगर आप गौर से देखें, इसके ऊपर तकरीबन वैल्यू है ये बनती है -5 से थोड़ी सी ज़्यादा, गेट इट। और इस फ्रिक्वेंसी के ऊपर देखें तो ये वैल्यूज बनती है कहीं पे इस जगह पे। तो इन दोनों के दरमियान जो dB का जो डिफरेंस है वो तकरीबन कितना आ रहा है, -20 dB का आ रहा है कि नहीं।
मतलब फॉर एग्जांपल इसको 5 कर लें, -5 कर लें और इसको -25 पे कर लें, तो इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस आ रहा है डीबी का वो कितना आ रहा है, दैट इज इक्वल टू -20 मतलब 25 -5 करेंगे तो 20 dB आ रहा है। एफसी से पहले हाई पास फिल्टर के केस में एफसी से पहले वाली जो फ्रिक्वेंसीज होंगी उनके दरमियान जो डीबी का डिफरेंस आएगा वो -20 dB पर डिकेट आएगा। अब ये एफसी से पहले वाली फ्रीक्वेंसीज, लेकिन लो पास फिल्टर के केस में एफसी के बाद वाली फ्रीक्वेंसीज वाली होंगी, लेकिन हाई पास फिल्टर के केस में एफसी से पहले वाली फ्रीक्वेंसीज होंगी। गेट इट? तो ये होता है बेसिकली कि -20 dB पर डिकेड के हिसाब से आपकी जो गेन होती है वो इंक्रीज हो रही होती है इन केस ऑफ हाई पास फिल्टर। देखो यहाँ पे अगर ये देखो ये आई हुई है -25 -25, तो अगले जो डिकेड है, अगला डिकेड इसका कहाँ पे लाई कर रहे हैं 100 के ऊपर, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 100, तो अगला डिकेड इसका लाई कर रहा है -5 के ऊपर। तो यहाँ पे आफ्टर पर डिकेड इट गोज फ्रॉम -25 टू -5, मतलब इसकी जो गेन है वो इंक्रीज हो गई है -5 से -25 में। गेट इट? तो ये था बेसिकली एक छोटा सा अबाउट दी लो पास एंड हाई पास फिल्टर। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आ चुकी होगी, अगर नहीं भी आई तो फिर भी आप लोगों ने दोबारा से इसको, ये सारा प्रोसेस जो मैंने आपको बताया है आप लोगों ने इम्प्लीमेंट करना है। आप लोगों ने लो पास फिल्टर बनाना है, हाई पास फिल्टर बनाना है, उनकी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी सेलेक्ट करनी है, हर बंदे ने अपनी डिफरेंट कट ऑफ फ्रिक्वेंसी सेलेक्ट करेगा। उसके बाद उस फिल्टर का रिस्पांस प्लॉट करना है यूजिंग बोडे प्लॉटर एज वेल एज दिस पर्टिकुलर सिमुलेशन प्रोसेस, जिसके अंदर मैंने यहाँ से आपको बताया एनालिसिस एंड सिमुलेशन में जाना है आपने इसी स्वीप में जाना है। यहाँ पे आप लोगों ने फ्रिक्वेंसी सेलेक्ट करनी है, यहाँ पे आपने फ्रिक्वेंसी सेलेक्ट कर ली जैसे 1 हर्ट्ज से लेकर 1 किलोहर्ट्ज। आपकी जो फ्रिक्वेंसी रेंज होनी चाहिए वो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी उसके अंदर लाई करनी चाहिए। अब हमारी जो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है सर्किट की 159 है, तो इसका मतलब है 1 हर्ट्ज और 1 किलोहर्ट्ज के दरमियान में लाई कर रही है। गेट इट? आपके पास जो स्वीप टाइप होनी चाहिए वो डिकेड में होना चाहिए। डिकेड का मतलब यह है कि पहले आपका जो गेन होगी वो 10 पे अगर शो हो रही है तो अगली 100 पे शो होगी, अगली 1000 पे शो होगी। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स पर डिकेड 10 होने चाहिए और वर्टिकल स्केल है वो लॉगरिथमिक लीजिएगा। ठीक है, लॉगरिथमिक स्केल लीजिएगा। गेट इट? जो आउटपुट होगी वो आप लोगों ने खुद बनानी है, यहाँ पे आपको शो नहीं होंगी। गेट इट? मैंने यहाँ पे प्रोब्स ली हैं, यहाँ पे प्रोब्स लगा के मैंने VPR1 डिवाइडेड बाय VPR2 गेन को लिया है। गेट इट? यहाँ पे मैंने गेन को यहाँ पे खुद पुट किया है। प्लीज ये नोट डाउन कीजिएगा, आपके पास ये चीज नहीं होगी, आप लोगों ने यहाँ पे ऐड एक्सप्रेशन के थ्रू जाके ऐड एक्सप्रेशन के थ्रू ये चीजें पुट करनी है। जब आप पुट कर लोगे तो उसके बाद आप लोगों ने एसी स्वीप को रन करना है, तो आपके पास ये वाले कर्व्स आने चाहिए, ये वाले जो आपको एक हाई पास फिल्टर अगर लो पास था तो आपके केस में ये वाला रिस्पांस आ जाएगा। गेट इट? वो जो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ये वाली चीज आ जाएगी। गेट इट? तो ये आप लोगों का टास्क है जो कि आप लोगों ने करना है। जो नेक्स्ट वीक होगा उसके अंदर हम लोगों ने करना है सेकंड ऑर्डर। ये हमने फर्स्ट ऑर्डर पैसिव फिल्टर पढ़े हैं यार, तो नेक्स्ट केस में मैं आप लोगों को करवाऊंगा सेकंड ऑर्डर RLC पैसिव फिल्टर। गेट इट? एनी क्वेश्चन? मुझे पता है सब लोग सोए हुए, जरा मुझे अपने चेहरे मुबारक दिखाएं, जरा चेहरा तो दिखाओ, जरा सब लोग दिखाएं जरा चेहरे। हाँ जी, वेल डन। और जी सामा रफीक उफान उमर अभी भी सोकर उठा है। आगे जी जाहिद दिखाने लगा है, ये देखो ना शाहजेब अली को माशाल्लाह अभी एकदम से उठा है। मुइज़ आफ्ताब किधर है? मुइज़ आफ्ताब शक्ल नजर नहीं आ रही तेरी। राना हसन, नुमान बशीर को देखो अभी तक इसने कमीज भी नहीं पहनी हुई। अली बिन सजाद, हाँ जी एहसानुल्लाह, मुइज़ आफ्ताब, ठीक है आगे चलते जाएं। हाँ, सब लोग बिस्तर में लेटे हुए थे। नेक्स्ट टाइम मैं ये पूछूंगा आप सबको से जो मैंने अभी तक पढ़ाया है। ठीक है, चलें। इमरान जी सर। इनकी अटेंडेंस ले रहे हो तुम ना हर एक उसकी क्लास की? जी सर, जी बिल्कुल ले रहा हूं। अभी देखो ये टोटल 33 लोग हैं अभी तक। ठीक है जी सर, मैं ले चुका हूँ सर। ओके डन जी, थैंक यू वेरी मच। ये मैंने जो आपको टास्क दिया है
मल्टीसिम के ऊपर सिमुलेट करके आप लोगों से मैं नेक्स्ट टाइम पूछूंगा, यही चीज पूछूंगा मैं आप लोगों से। गेट इट? अल्लाह हाफिज। ओके सर। ओके सर, अल्लाह हाफिज। शुक्रिया। आगे दुश्मन है।